हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम कोरकू जनजाति के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने गोंड जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और आज जो है हम कोरकू जनजाति के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोरकू जनजाति की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो कोरकू जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मानव समुदाय से संबंध रखते हैं। कौन से समुदाय से? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है कि कौन सी जनजाति कौन से मानव समुदाय से संबंधित रखती है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अब इनमें क्या है कि एक कथा प्रचलित है इससे संबंधित, इनकी उत्पत्ति से संबंधित रावण एवं महादेव से संबंधित कथा क्या है यहाँ पे प्रचलित है। तो ये कथा हमको इतना मतलब डीपली नहीं जाना है, क्योंकि कथा के बारे में किंवदंतियों के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बस आप इतना जरूर याद रखिए कि कौन सी जनजाति जो है रावण की पूजा करती है, तो वो कोरकू जनजाति है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई रावण से ही इनकी उत्पत्ति जो है हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे। विंध्याचल और सतपुड़ा के अंचल में मध्य भंवरगढ़ और सावलीगढ़ जिला बैतूल ये अपने उत्पत्ति का स्थल मानते हैं। यहाँ पर भंवरगढ़ और सावलीगढ़ जिला बैतूल को अपने उत्पत्ति का स्थल मानते हैं। तो आप ये भी याद रखें। फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, कोरकू शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये कोर या कोरो शब्दों से मिल आया है, जिसका अर्थ होता है कोर या कोरो का अर्थ होता है आदमी, और कु जो है एक बहुवचन के लिए लगाया जाता है। जैसे कोर मतलब एक आदमी हो गया और कु मतलब हो गए बहुत सारे आदमी, तो कोरकू शब्द का अर्थ हो जाएगा आदमियों का समूह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्षेत्र की बात करें इनके, तो ये जो है दक्षिणी जिलों में ये जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। तो बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल, इन जिलों में आपको कोरकू जनजाति सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो अब याद रखें, जैसे मैप के थ्रू अगर देखें हम इनको, तो इस प्रकार से ये जो दक्षिणी क्षेत्र है ये वाले क्षेत्र में आपको जो है कोरकू जनजाति जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। बुरहानपुर, खंडवा, यहाँ पे बैतूल हो गया, हरदा हो गया, होशंगाबाद हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, इन जिलों में आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है, जनगणना के अनुसार 7.31 लाख इनकी जनसंख्या है। जो जनजातीय जनसंख्या का कितना है? 4.8% है। और ये मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ग की या जाति की बात करें तो इन कोरकू जनजाति के दो वर्ग है, एक राज कोरकू और एक पोथरिया कोरकू। तो जो राज कोरकू होते हैं ये भूस्वामी होते हैं, इनके पास अच्छी खासी जमीन वगैरह होती है, खेती वगैरह करते हैं और इनकी सामाजिक स्थिति भी क्या होती है? उच्च होती है। जो पोथरिया कोरकू होते हैं ये भूमिहीन होते हैं और ये थोड़ा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, निम्न स्थिति होती है इनकी। तो दो जातियां या दो वर्ग याद रखेंगे, राज कोरकू एक, पोथरिया कोरकू। फिर उपजातियों की बात करते हैं तो इनमें नहाला, रूमा, बजरी, बोबई, पढ़ारिया, ढलरिया ये इनकी प्रमुख उपजातियां है। तो आप इनको कम से कम एक या दो बार जरूर, एक दो बार रिवाइज करे पढ़े। नहाला, रूमा, बजरी, बोबई, पढ़ारिया, ढलरिया, तो ये इनकी प्रमुख क्या है? उपजातियां है। फिर देखते हैं कि जन्म संस्कार से संबंधित क्या प्रथा प्रचलित है। तो देखिए, जब कोई महिला जो है गर्भवती होती है और गर्भवती या प्रसव के दौरान अगर किसी महिला को अधिक दर्द हो रहा है तो उसको दर्द न हो, इसलिए पति के बाएं पैर के चरण धोकर, उसका बायां पैर धोकर उसको चरणामृत के रूप में पिलाते हैं। इनकी ऐसी मान्यता है कि पति के बाएं पैर को धोकर अगर गर्भवती को पिला दिया जाए तो उसको प्रसूति के दौरान जो है दर्द नहीं होता या कम दर्द होता है। जोहर जो है क्या होता है? जोहर जो है एक प्रकार से सिर झुकाकर प्रणाम करना या धन्यवाद करना होता है ये। तो ये शब्द भी याद रखेंगे, जोहर जो है। फिर आगे बढ़ते हैं, मृत्यु संस्कार की बात करते हैं। फिर तो इनमें मृतकों को दफनाने की प्रथा प्रचलित है और दफनाने के बाद वो क्या करते हैं? नीम के पत्ते चबाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो
मौत जैसी या मृत्यु जैसी भयानक चीज है उसका भी कड़वा घूंट जो है पी लिया है। इसका नीम के पत्ते चबाने का मतलब ये होता है जनजाति में। फिर मृतक स्तंभ जो गाड़ते हैं, जैसे जहाँ पर दफनाते हैं वहां पर एक मृतक स्तंभ वगैरह गाड़ते हैं, उसको मंडो कहा जाता है। ठीक है। मांडा एक मांडो अलग है और मंडो अलग है ना। मांडा मतलब जो विवाह से संबंधित चीज है, मंडो अलग है। सिडोली प्रथा क्या होती है, इसको देखिए। देखिए सिडोली प्रथा में क्या होता है, जब किसी की मृत्यु होती है तो जब ये क्या करते हैं, सभी रिश्तेदारों वगैरह को आमंत्रित करते हैं, कोरकू जनजाति, और आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। यहाँ पे तो कुछ लोग मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ाई झगड़े भी होते हैं इनके। और फिर उसके बाद वो सीडू वगैरह पीते हैं। सीडू मतलब महुआ की जो दारू वगैरह होती है उसको सीडू बोलते हैं, तो ये भी याद रखें। दारू वगैरह पीते हैं, महुआ की शराब सीडू वगैरह पीते हैं, तो इसको बोलते हैं सिडोली प्रथा। सिडोली से याद रखेंगे सीडू, कि सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और वो लड़ते हैं झगड़ते हैं एक दूसरे को, ये करते हैं और सीडू वगैरह पीते हैं। फिर अगला है विवाह प्रथाएं। तो कोरकू में कौन कौन सी विवाह प्रथाएं प्रचलित है, तो वो देखते हैं। इनमें विवाह में जो है वधु मूल्य प्रचलित है, तो ये वधु मूल्य लेते हैं। समगोत्री विवाह नहीं करते, या समगोत्री विवाह जो है वर्जित होते हैं। ममेरे फुफेरे भाई बनने से विवाह नहीं करते, मतलब घोटुल प्रथा वगैरह इनमें प्रचलित नहीं है। जो घोटुल जो है ना, जो गोंड जनजाति में प्रचलित है, भील में प्रचलित है, ये इनमें प्रचलित नहीं है। फिर विवाह कौन कौन से है, तो लमझना या लमसेना और लमझना एक ही प्रकार है। ठीक है। तो दामाद वही कि भाई कोई वधु मूल्य चुकाने में अगर असमर्थ है तो वो घर जवाई बनकर अपने ससुराल में रहेगा, 2-3 साल तक काम करेगा, वहीं पे रहता है, काम करता है। तो इस प्रकार के विवाह को जो है लमझना विवाह कहते हैं। एक होता है चिथोड़ा प्रथा। अब चिथोड़ा प्रथा में क्या होता है कि जैसे दोनों पक्षों के मध्य एक व्यक्ति जो होता है वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है रिश्ता जोड़ने में, और वो क्या करता है, उसके माध्यम से जो है विवाह होता है। तो इसको बोलते हैं चिथोड़ा प्रथा। और इन्होंने इनमें दहेज लेने की, जो वधु मूल्य लेने की प्रथा होती है, उसको गोनेम गोनोम कहा जाता है। तो ये शब्द आप याद रखेंगे कि वो पूछ लेंगे कि भाई कोरकू जनजाति में गोनेम शब्द का क्या अर्थ है, या गोनेम शब्द से क्या मतलब है, तो दहेज होता है, ये याद रखेंगे। फिर राजी बाजी प्रथा। तो राजी बाजी में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी करने के इच्छुक होते हैं और उनके परिवार वाले जो है सहमत नहीं होते, तो वो भागकर शादी कर लेते हैं। इस प्रकार के शादी को या इस प्रकार के विवाह को जो है राजी बाजी प्रथा बोलते हैं। फिर विधवा विवाह। तो विधवा विवाह भी जैसे विधवा विवाह भी इनमें प्रचलित है। जैसे भाई किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसका विवाह या तो उसके देवर से करवा दिया जाता है, या फिर उसके पसंद पसंद के किसी अन्य व्यक्ति से करवा दिया जाता है। तो विधवा विवाह भी इनमें प्रचलित है। फिर आगे है देवताओं के बारे में बात करते हैं इनके। तो महादेव इनके प्रमुख देवता है, जिनको ये पितामह के रूप में मानते हैं। रावण जो है होली के दिन रावण की पूजा करते हैं। तो मैंने बोला आपको कि कौन सी जनजाति रावण की पूजा करती है, तो कोरकू जनजाति है। मेघनाथ, तो युद्ध में रक्षा करने वाले देवता के रूप में मेघनाथ की पूजा करते हैं। खनेरा देव, ये तो थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा शब्द याद रखेंगे। खनेरा देव गांव में बीमारी की रक्षा करने वाले, ठीक है, खनेरा देव। किलार मुठवा देव, किलार मुठवा देव तो ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। खेड़ा देव, तो मवेशी व खेती के देवता के रूप में, ठीक है। तो ये कुछ उनके देवताओं के नाम है। महादेव पितामह के रूप में, रावण जो है होली के दिन रावण की पूजा, मेघनाथ जो है युद्ध में रक्षा करने वाले देवता, खनेरा देव जो है गांव में बीमारी की रक्षा करने वाले, किलार मुठवा देव ग्रामीण देवता के रूप में, और खेड़ा देव मवेशी व खेती के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। पर्व या त्योहार। तो कोरकू जो है एक हिंदू धर्म को ज्यादा मानती है, तो वो हिंदू त्योहार ही मनाई जाती है। दशहरा दीपावली होली वगैरह ये सारे त्योहार मनाती है जो हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ अन्य त्योहार होते हैं, जैसे डोडबली। तो ये लड़के और लड़कियों का त्योहार होता है, डोडबली। तो ये शब्द याद रखेंगे, डोडबली लड़के और लड़कियों का त्योहार। जीरोती, ठीक है, हरियाली अमावस्या के दिन डंडा नाच करते हैं, तो उसको जीरोती कहा जाता है कोरकुओं में। पोला, तो पोला ये भाद्रवत अमावस्या पर बेल पूजा की जाती है पोला में, तो ये बहुत सारी जगहों पे प्रचलित है पोला। भाद्रपद अमावस्या पर बेल पूजा करते हैं
और पोला मनाते हैं। तो ये कुछ उनके उत्सव वगैरह है, तो इनको याद रखेंगे। डोडबली लड़के और लड़कियों का त्योहार, जीरोती में हरियाली अमावस्या के दिन डंडा नाच वगैरह करते हैं। पोला जो है बेलों की पूजा वगैरह की जाती है। सामाजिक संगठन की बात करते हैं फिर, तो सामाजिक संगठन में पड़ियार जो होता है, पड़ियार जो जैसे पड़ियार वह व्यक्ति होता है जिसके शरीर में देवता वगैरह आते हैं, देवी देवताओं का वास होता है, वो व्यक्ति को पड़ियार कहा जाता है। भोमका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भोमका याद रखेंगे। भोमका जो होता है कोरकुओं का पंडित या पुरोहित होता है, जो इनके विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न करता है। पटेल जो होता है गांव का मुखिया होता है। तो आप ये तीन चीजें याद रखेंगे। पड़ियार जो है जिसके शरीर में जो है देवता वगैरह देवी देवताओं का वास होता है या देवी देवता आते हैं, उसको पड़ियार कहा जाता है। भोमका जो होता है पुरोहित या पंडित धार्मिक कार्य वगैरह करता है। पटेल गांव का मुखिया होता है। फिर इनकी पंचायत जो है 5 लोगों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो देखिए 5 कौन कौन से, तो पटेल जो होता है वो मुखिया होता है पंचायत का, जो पंचायत का निर्णय वगैरह लेता है। फिर महाजन क्या होता है, देखिए महाजन जो होता है पटेल द्वारा लिए गए जो निर्णय है उसको समझाने का काम जो है महाजन करता है। मतलब मुखिया जो निर्णय लेगा, किसी भी समस्या का समाधान करेगा या किसी भी समस्या पर निर्णय लेगा, उसको समझाने का काम महाजन का है। चौधरी कौन होता है, तो पंचायत लगने की सूचना देने वाला। तो गांव में जब पंचायत लगेगी तो उसकी सूचना कौन देगा, चौधरी। घेटिया क्या होता है, तो इसका प्रमुख कार्य जो है प्रसाद वगैरह बांटना, त्योहार आदि पर जो है प्रसाद वगैरह का वितरण करना, ये जो है घेटिया का काम है। मुकरी क्या है, त्योहार पर नाचने वाले को बुलाने वाला। मतलब अगर कोई त्योहार वगैरह है उनमें तो नाचने वगैरह के लिए लोगों को इकट्ठा करने वाला जो है मुकरी कहलाता है। तो ये 5 लोग इनकी पंचायत में होते हैं। पटेल, तो आप 1 मिनट इसको देख ले, है पटेल, महाजन, चौधरी, घेटिया और मुकरी। ठीक है, इनके काम भी देख लेना आप। पटेल मतलब जो मुखिया होता है, जो निर्णय लेता है पंचायत का। पटेल द्वारा लिए गए निर्णय को समझाने वाला महाजन। चौधरी जो होता है पंचायत की सूचना देता है गांव के लोगों को। घेटिया जो होता है इसका काम त्योहारों वगैरह, कोई उत्सव वगैरह पर प्रसाद वगैरह वितरण करने का कार्य है। मुकरी जो है त्योहार पर नाचने वाले लोगों को बुलाने वाला व्यक्ति होता है। आगे बढ़ते हैं फिर, बोली। अब बोली की बात करें इनकी, तो कोरको बोली जो है ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है, और ये ऑस्ट्रिक परिवार की या मुंडा परिवार की भाषा है। तो आप दोनों याद रखेंगे, ऑस्ट्रिक और मुंडा परिवार की भाषा है ये। फिर कला की बात करें तो गुदनी, इनमें देखिए एक होता है गुदना। गुदना मतलब जो शरीर पर जो गोदते हैं वो गुदना अलग होता है, और एक गुदनी जो होती है ये सिर्फ कोरकुओं में पाया जाता है। ये घर की बाहरी दीवारों पर कुछ चित्र वगैरह बनाते हैं जिसको गुदनी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, नृत्य कौन कौन से करते हैं ये, तो देव दशहरा नृत्य इनमें प्रचलित है, ये पडियार द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखेंगे कि देव दशहरा नृत्य जो है पडियार द्वारा। चाचरी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। गंगोलिया नृत्य जो है पुरुष द्वारा चैत्र माह में किया जाता है। थापटी नृत्य, थापटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रमुख नृत्य है कोरकियों का। तो ये थापटी जो है ये स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर, ढाढल नृत्य। ढाढल नृत्य जो है रात्रि में किया जाता है। डोडोबली नृत्य जो है लड़के लड़कियां अलग अलग समूह में करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ डोडोबली। चिल्लूड़ी नाच जो होता है कुंवार महीने में कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। और गादली नाच जो है शादी विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है इनका। तो ये सारे इनके नाम हैं, तो आप एक बार जरूर याद रखें, क्योंकि इसमें से कला और संस्कृति में से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस है भैया। देव दशहरा जो है पड़ियार द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चाचरी जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। मंगोलिया नृत्य जो है पुरुषों द्वारा चैत्र माह में किया जाता है। थापटी नृत्य जो है स्त्री प्रधान नृत्य है। फिर आगे है ढाडल नृत्य। ढाडल जो है रात्रि में किया जाता है। डोडी बली जो है लड़के लड़कियों द्वारा अलग अलग समूह में करते हैं। चिल्लूड़ी नाच जो है कुंवार महीने में कुंवारी लड़कियों द्वारा। गादली नाच जो है शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा